दुनिया के सारे विषय, सारे विज्ञान, अर्थ विज्ञान के चक्कर लगाते हैं, इसलिए हम लोग अब अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि सभी विषयों का उद्देश्य अर्थशास्त्र होता है, इसलिए हम लोग अर्थशास्त्र का ही अध्ययन करेंगे। इसको अर्थशास्त्र के परंपरागत रूप से 5 भाग हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। पर प्रथम 4 जो हैं वह स्वतंत्र हैं, राजस्व सरकार की क्रियाओं से संबंधित होता है। हम पहले भाग में यानी उपभोग का विश्लेषण करेंगे। उपभोग की जो परिभाषा है वह मनुष्य की किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। यानी वस्तुओं में निहित उपयोगिता का अपनी किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। और उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है उपयोगिता या उपयोगिता ह्रास नियम, यानी उपयोगिता से संबंधित जो भी नियम और सिद्धांत हैं वो उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में आते हैं। उपभोक्ता व्यवहार में हम सबसे पहले उपयोगिता का विश्लेषण करेंगे। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, और इसको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। शुरुआती विद्वानों ने कहा उपयोगिता को मापा जा सकता है, इसमें मार्शल प्रमुख विद्वान है। मार्शल ने कहा कि उपयोगिता को रुपए में यानी मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। एरविन फिशर आते हैं, वो कहते हैं उपयोगिता को यूनिट्स में मापना चाहिए। लेकिन और फिर बाद में हिक्स और एलन आते हैं और वो कहते हैं उपयोगिता को हम संख्या में व्यक्त ही नहीं कर सकते। हाँ, कौन सी वस्तु ज्यादा उपयोगी लगी, कौन सी कम उपयोगी लगी, इसको हम बता सकते हैं। इसीलिए 2 दृष्टिकोण है उपयोगिता विश्लेषण के। पहला है गणवाचक दृष्टिकोण, जिसमें मार्शल और एरविन फिशर आते हैं, और दूसरा क्रमवाचक है, जिसमें हिक्स का विश्लेषण यानी लंघमान वक्र विश्लेषण आता है। प्रतियोगिता की दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सब में से प्रश्न बनते हैं। अब हम आते हैं पहले सिद्धांत पर, जो उपयोगिता ह्रास नियम है। यह कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। हम यह मान के चलेंगे कि उपयोगिता को गिना जा सकता है, हम और आप संख्याओं में या मुद्रा में से व्यक्त कर सकते हैं। तो पहले जो गणवाचक दृष्टिकोण का पहला है उपयोगिता ह्रास नियम, वह एक वस्तु के उपभोग पर आधारित है। यानी हम कोई x वस्तु का उपभोग करते हैं जिसकी विभिन्न इकाइयां 1 से 7 तक उपभोग करते हैं, और इनसे मिलने वाली कुल उपयोगिता का को देखते हैं। पहली इकाई से कुल उपयोगिता 50, दोनों के से कुल उपभोग 90, यानी सीमांत उपयोगिता इससे 40 के बराबर मिलती है। और इस तरह हम देखेंगे 50, 90, 120, 140, 150, 150 की 140, यानी जहां तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, भले ही वो घट रही है, वहां तक कुल उपयोगिता हमारी बढ़ती है। लेकिन जो ही कुल सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, उसके बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तात्पर्य यह कि जब हम किसी एक वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे उसकी अगली इकाइयों से क्रमशः हमें घटती हुई उपयोगिता मिलती है। यह गॉसियन के प्रथम नियम पर आधारित है, यानी उपयोगिता ह्रास नियम की सबसे पहले व्याख्या गॉसियन नामक अर्थशास्त्री ने की थी, और इसका विधिवत विस्तृत विश्लेषण मार्शल ने किया था। सामान्यतः इसे मार्शल के नियम से ही जानते हैं, मार्शल का उपयोगिता ह्रास नियम, लेकिन इसकी पहले व्याख्या, पहले चर्चा गॉसियन ने की थी। मार्शल के शब्दों में मार्शल कहते हैं कि यदि हम किसी एक वस्तु की एक इकाई से ज्यादा उपभोग करते हैं एक समय में, तो उसकी उत्तरोत्तर इकाइयों के उपयोग से क्रमशः घटती हुई संतुष्ट या घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। यही उपयोगिता ह्रास नियम है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, हमें जाननी चाहिए उसको। सबसे पहले तो यह है कि हमारी आवश्यकताएं कभी संतुष्ट नहीं होती हैं, लेकिन कोई एक विशिष्ट आवश्यकता हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे हमको भूख लगी है, भूख तो लगती रहती है, सुबह लगेगी, फिर शाम को लगेगी, फिर अगली सुबह, फिर अगले शाम, ऐसे लगती रहती है। लेकिन एक सुबह या एक शाम हम भोजन करते हैं तो हमें संतुष्टि मिल जाती है। तो इसी नियम, इसी मान्यता पर आधारित है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का उपभोग करते हैं तो उनके एक समय पर उन इकाइयों, उनकी अगली इकाइयों से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इसमें इसको आप ग्राफ के रूप में भी देख सकते हैं और फिगर के रूप में भी आप
देख सकते हैं सारणी है और फिगर है उससे समतुल्य। यहाँ आप देख सकते हैं ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता, तो आप निर्विवाद रूप से शून्य पर आप टिक लगा लें। अब ये आपने देखा कि ये सीमांत उपयोगिता है और जब तक ये धनात्मक है यानी यहाँ से ही कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता आप देख रहे हैं एक पॉइंट से 50 से शुरू होती है, तो यही 50 के से ये शुरू होता है और यहाँ ये ऊपर की तरफ जाता है, इसमें क्रमशः सीमांत उपयोगिता जुड़ती जाती है और ये जहाँ ये 5वीं इकाई पर अधिकतम हो जाता है और फिर 6ठी इकाई तक ये अधिकतम बना रहता है और फिर ये घटने लगता है क्योंकि हमारी सीमांत उपयोगिता यहाँ ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता का मतलब यह है कि अब हमें वस्तु से कोई संतुष्ट नहीं मिल रही है, बल्कि वस्तु हमें उपभोग करने से नुकसान कर रही है या असंतुष्ट मिल रही है, तो इसलिए हमको यहाँ पूर्ण संतुष्ट बिंदु पर उपभोग रोक देना चाहिए। इसके आगे एक बुद्धिमान उपभोक्ता उपभोग नहीं करेगा। तो इस तरह से अब इसमें कुछ मान्यताएं हैं, जैसे वस्तु ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लिए कुछ मान्यताएं हैं कि उपभोग एक समय में ही होना चाहिए, उपभोग की इकाइयां पर्याप्त बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी या बिल्कुल बड़ी नहीं होनी। जैसे रोटी आप खा रहे हो तो रोटी बिल्कुल छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। बड़ी होगी तो एक ही रोटी आप खाते रह जाएंगे, उसमें आप उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वस्तु होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस मतलब समरूप होनी चाहिए, उनका रूप रंग गुण आकार प्रकार बिल्कुल एक समान होना चाहिए। वस्तु की कीमत नहीं बदलनी चाहिए। आप जानते हैं कि जब कीमतें घटने बढ़ने लगती हैं हमारी उपयोगिता भी उसी अनुसार घटने बढ़ने लगती है। आप अक्सर एक प्रचार देखते हैं, एक लड़का समोसा खा रहा होता है और उसका फोन पे से पेमेंट वहां नहीं होने वाला होता है, तो यूपीआई का प्रचार है, तो जो ही उसको पता चलता है कि हम इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे, उसके मुख से समोसा निकल जाता है। यानी मूल्य घटने बढ़ने या मूल्य न चुकाने पर की दशा में हमारा टेस्ट या उपयोगिता बदल जाती है। इस तरह से ये उपयोगिता ह्रास नियम। अब हम आते हैं कि सीमांत उपयोगिता का परिभाषा बताने के लिए। तो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा सामान्य रूप से सीमांत इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। अंतिम इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सूत्र रूप में मार्जिनल वृद्धि आवेदन यानी nवीं इकाई ही अंतिम इकाई होगी। अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कुल उस nवीं इकाई के उपभोग के फलस्वरूप कुल उपयोगिता माइनस इसमें ठीक एक इकाई पहले से प्राप्त कुल उपयोगिता के अंतर को अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी पारिभाषिक रूप से अंतिम इकाई के उपभोग के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो ये रहा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और उसके आधार पर उपभोक्ता का संतुलन बिंदु। तो उपभोक्ता यहाँ एक इकाई के उपभोग में संतुलन में वहां होगा, पूर्ण संतुष्ट का बिंदु पर वहां होगा जहां उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य और कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। यही उपभोक्ता के संतुष्टि का बिंदु होगा। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है उपयोगिता उपभोक्ता की बचत। इस पर जाने से पहले कुछ चीजें छूट रही हम बता दें कि यह जो उपयोगिता ह्रास नियम है यह दो कारणों से लागू होता है। नंबर एक कारण मैं आपको बता चुका हूं, यह किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है, और दूसरे कंडीशन ये है कि कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। यदि पूर्ण स्थानापन्न होती तो यह नियम लागू न होता। पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है इसलिए यह नियम लागू होता है, यानी उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी उपभोक्ता एक वस्तु उपभोग नहीं करता है, एक वस्तु उपभोग करता और यही वस्तु दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती यानी दूसरे के स्थान पर पूर्णतः इसको प्रयोग कर सकता, तो यह उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। पहला कंडीशन आपको बताई दी है कि एक समय में कोई एक आवश्यकता संतुष्ट की जा सकती है। तो इस तरह से आपको ये मिलता है। और बहुत सारी मान्यताएं हैं, मान्यताओं की भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम आते हैं उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत क्या है, इस पर हमको विचार कर लेने की जरूरत है। आखिर उपभोक्ता की बचत आती कहां से? तो निश्चित है उपभोक्ता की बचत इसी उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। और अब हम मांग पत्र के रूप में या सीमांत उपयोगिता जो ये वक्त है इसी का हम लोग उपयोग करेंगे।
आप जानते हैं कि उपभोक्ता को यहाँ से बचत होती है, बिल्कुल सभी इकाइयों को विभाज्य और छोटी छोटी में मान सकते हैं, और जब पहले टुकड़े से उपयोग करता है तो इसको यहाँ से उपयोगिता मिलनी शुरू हो जाती है। तो उपभोक्ता का यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की सभी इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोक्ता का उपयोगिता क्षेत्र ही सारा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि बाजार में सभी वस्तुएं एक उस कीमत पर बेची जाती है जिस पर पूर्ति वक्र से इसकी कीमत तय हो जाती है। पूर्ति वक्र जब आप उत्पादन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पूर्ति वक्र के बारे में लागत वक्र में बताया जाएगा वहाँ, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए आपको बता दें कि जो कीमत तय हो जाती है उसी पर वस्तु खरीदी और बेची जाती है। उपभोक्ता यहाँ ये सारी उपयोगिता उपभोक्ता प्राप्त करता है, ये सारी उपयोगिता जब यहाँ तक शून्य उपयोगिता तक सारी चीजें वो खरीदता है मिलती है उसे, तो ये पूरा त्रिभुज क्षेत्र उसका उपयोगिता का क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन एक बुद्धिमान उपभोक्ता वह है जो मुद्रा वहीं तक खर्च करे जहां तक उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो कोई भी बुद्धिमान उपभोक्ता इससे आगे यानी क्यू से आगे वस्तुओं का क्रय नहीं करेगा, क्योंकि वह इतनी कीमत चुका रहा है, तो जितनी कीमत चुका रहा है उससे कम उपयोगिता वाली इकाई को वो नहीं खरीदेगा, अधिकतम वहां तक खरीदेगा जहां उसकी सीमांत उपयोगिता उसके द्वारा चुकाई गई कीमत के बराबर हो जाए, तो उपभोक्ता यहाँ तक खरीदेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यह इकाई तो उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर है, मुद्रा किसी उसके द्वारा चुकाई गई कीमत के बराबर है यह सीमांत उपयोगिता, लेकिन यह सीमांत उपयोगिताएं ज्यादा है। यदि विक्रेता चाहे, जब आप मूल्य विभेद पढ़ेंगे तो प्रथम कोटि का जो मूल्य विभेद होता है उसमें सारी कीमतें ले ली जाती है उपभोक्ता से, यानी कि हर इकाई उसे अलग अलग कीमत पर बेची जाती है एक अधिकारी द्वारा। तो जब विक्रेता चाहे तो इससे वो सारी कीमतें प्राप्त कर सकता है, लेकिन बाजार में सामान्यतः कोई विक्रेता ये सारी कीमतें उसे अलग अलग कीमत पर, सारी इकाइयां अलग अलग कीमत पर नहीं बेचता है, बल्कि वह एक ही कीमत पर बेच देता है, और इस तरह उपभोक्ता को यह क्षेत्र इस क्षेत्र के बराबर कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। जब उपभोक्ता इस वस्तु से वंचित रहने के बजाय इसे पाने के लिए यह कीमत देने को तैयार था, लेकिन वास्तव में उसे देना नहीं पड़ा, तो यह जो क्षेत्र है वो क्षेत्र या उपभोक्ता की बचत हो जाएगा। इस तरह से परिभाषा ये बनती है कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता जो कीमत बाजार में चुकाना चाहता है, चुकाने को तत्पर है, और वास्तव में उसे जो कीमत देनी पड़ती है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इसका जब अनुमान वक्र आएगा तो वहां भी उपभोक्ता की बचत का विश्लेषण है, आपको वहां भी बता दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कंपटीशन के दृष्टि से आप इतना समझ गए होंगे। जब कहीं कोई पॉइंट छूट रहा होगा तो आप कमेंट करके आप इसे पूछ सकते हैं। अब इसी समय हम आप गॉसियन का दूसरी नियम यानी कि समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बता देते हैं। इसमें कुछ चीजें छूट रही हैं, उनको मैं बताते चलूं। ये समसीमांत उपयोगिता नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुएं क्रय करता है। ये उपयोगिता ह्रास नियम एक वस्तु के उपभोग पर आधारित था, और समसीमांत उपयोगिता नियम एक से अधिक वस्तुओं के उपभोग पर आधारित है। इसमें यह मान लिया गया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तविक जीवन में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी घटती है। इसको आप जब टैक्सेशन थियरी पढ़ेंगे तो आप वहां पाएंगे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती है। इसी वजह से अमीर व्यक्तियों पर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता है और गरीब व्यक्तियों पर सामान्यतः टैक्स नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मुद्रा की एक समान मात्रा के त्याग में गरीब को कहीं ज्यादा त्याग करना पड़ेगा और अमीर को कम त्याग करना पड़ेगा। यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है, और इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती है। लेकिन समसीमांत उपयोगिता नियम के विश्लेषण में हम यह मान लेंगे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इसमें ये दो विचारों पर आधारित है। एक तो यह है कि मार्शल का विचार। मार्शल ये कहते हैं कि जो उपयोगिता है उसे मुद्रा में मापा जा सकता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कि स्थिर है, और दो वस्तुएं यानी एक्स वस्तु और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिताएं जहां बराबर हो जाती हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जहां बराबर हो जाती हैं, यानी उपभोक्ता को एक्स की x1 मात्रा, O x1 मात्रा और y की O y1 मात्रा क्रय करके
एक संतुलन में रहना चाहिए और यही इसकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर है। यहाँ फिर से बात आती है, आप लोग ध्यान दें कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए वही तक कीमत चुकाना चाहता है जितना कम से कम उसे मुद्रा के रूप में उस वस्तु से लाभ होता हो। जब किसी वस्तु पर आपको 10 रुपया व्यय करना पड़े और उससे लाभ आपको 8 रुपये के बराबर हो तो आप निश्चित है बुद्धिमान उपभोक्ता के रूप में उस वस्तु का क्रय नहीं करेंगे। तो ये जो पहले मार्शल के दृष्टिकोण पर आधारित है, इसमें ये सूत्र बन जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये आता रहता है परीक्षाओं में। लेकिन जब इरविंग फिशर का विचार इसमें डालते हैं, शामिल करते हैं कि उपयोगिता वस्तुओं की यूटिल्स में होगी, यानी वस्तुओं से कितनी यूटिल्स मिली तब हम इसमें मूल्य जोड़ देते हैं और तब इसको मुद्रा में बदलते हैं और इसमें ये px और py का भाग देते हैं तो ये अनुपात हो जाता है। यूटिलिटी यानी उपयोगिता और कीमत का अनुपात, और ये उपयोगिता और कीमत का अनुपात जहां मुद्रा के उपयोगिता के बराबर होता है वहां हमारा संतुलन होता है। बात वही होती है लेकिन इसे अनुपात में व्यक्त करते हैं px और यहाँ py और ये बराबर होने चाहिए और ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होने चाहिए। ये सवाल हर परीक्षा में आता है, इसलिए इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि ये जो है ये समीकरण हर परीक्षा में आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से है, लिखने के दृष्टिकोण से नहीं है। यदि कहीं कुछ छूट रहा हो तो आप निश्चित ही सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।